वेनेसा के घर से लौटने के बाद क्रिस जब पैराडाइज विला पहुंचा तो वो बहुत मायूस नज़र आ रहा था। अशोक ने उससे पूछना चाहा, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। धीमे कदमों से वो अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। दूर समुंदर की लहरों को देख उसने कहा, क्रिस्टीना, कोई तुम्हारे दुख को समझे ना समझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस कातिल को ढूंढने की, बस तुम मुझसे रूठ कर न जाना दोबारा। अचानक उसे क्रिस्टीना की आवाज़ सुनाई दी, मगर मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। क्रिस ने पीछे मुड़कर देखा। क्रिस्टीना वहीं खड़ी थी, वही प्यारी सी मुस्कान लिए उसे देख रही थी। उसे देख क्रिस का चेहरा भी खिल उठा था। क्रिस्टीना ने कहा, क्रिस, मुझे माफ़ कर दो। कल रात मैंने तुम्हें डरा दिया था ना। आज भी मैं इसीलिए तुम्हारे पीछे वेनेसा के घर तक आई थी, ताकि तुमसे माफ़ी मांग सकूं। लेकिन तुम सबकी बातें सुन मैं फिर से अपने आप काबू न रख पाई। मैं वेनेसा पर इस तरह हमला नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी और मैं यह भी जानती थी तुम मेरा साथ जरूर दोगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आज जेनेट और वेनेसा पूरी तरह डर गई थी। मुझे भी एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तुम उसकी जान ही ले लोगी। उसकी बात सुन क्रिस्टीना ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, कर ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ दम घुटता है तब कैसा लगता है। जान निकलने का दर्द मुझसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ अब कभी किसी पर इस तरह हमला नहीं करूँगी। वो दोनों बातों में ही लगे थे और तभी क्रिस को अपने कमरे की ओर बढ़ते कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक अतुल, सिवाय वेनेसा और जेनेट कमरे में दाखिल हुए। क्रिस ने देखा क्रिस्टीना तो कब की वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसने अपने दोस्तों को वहाँ देख पूछा, तुम लोग यहाँ? अतुल ने उसके पास आते हुए कहा, हाँ, तुमने क्या समझा था? हम सिर्फ नाम के दोस्त हैं तुम्हारे। हम सब तुम्हारे साथ हैं क्रिस। अब जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी हम अगर क्रिस्टीना का साथ देंगे तो वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? सिवाय ने पूछा उससे। तभी गायब हुई क्रिस्टीना ने सबके सामने आकर कहा, हाँ सिवाय, तुमने सही कहा। अब मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अचानक से सबके सामने आई क्रिस्टीना को देख सिवाय ने कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया। तुम हमें कहीं से भी सुन सकती हो। बुरा मत मानना, मुझे आत्माओं से बात करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं थोड़ा डर गया था। उसकी बात सुन सभी लोग हंसने लगे। क्रिस्टीना के चेहरे पर भी वह प्यारी मुस्कान थी जिसे पहली नज़र में देख ही क्रिस अपने होश खो बैठा था। क्रिस्टीना ने आगे बढ़कर जेनेट और वेनेसा से माफ़ी मांगी। मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहती थी, मुझे माफ़ कर देना। जेनेट ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, है, भूल जाओ वह सब, हम भी तुम्हारी मजबूरी समझ गए हैं। लेट्स बिकम फ्रेंड्स। वेनेसा भी जेनेट की बातों से सहमत थी। वहाँ मौजूद किसी ने कभी सोचा भी न था कि इस तरह कभी एक आत्मा और इंसान भी कभी दोस्त बन सकते हैं, पर यह सच्चाई थी। आगे सिवाय ने पूछा, तो प्लान क्या है? हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तभी अतुल ने जवाब दिया, मेरी मानो तो सबसे पहले हमें पीटर के पिताजी यानी जॉन अंकल, जो क्रिस्टीना की फैमिली को सबसे करीब से जानते थे, उनसे मिलना चाहिए। हो सकता है कोई ना कोई बात हमें पता चल जाए। ग्रेट आइडिया अतुल, मैं अशोक अंकल से पीटर के घर का पता ले लेता हूँ। हम आज ही चलेंगे, क्रिस ने कहा। तभी वेनेसा कहा, लेकिन उससे पहले क्रिस्टीना, तुम हमें बताओगी कि वह टैटू कैसा दिखता था? मैं अभी उसका स्केच बना लेती हूँ। हो सकता है जॉन अंकल उसे देखकर कुछ बात बता सके। वाह, सब लोग एक के बाद एक बढ़िया आइडिया दे रहे हैं। गाइस, अगर हम इसी स्पीड से सोचते रहेंगे तो हम जल्दी ही अपनी मंजिल के पास होंगे, क्रिस ने बड़े ही जोश से कहा।
वेनेसा के कहने पर क्रिस्टीना ने एक बार फिर उस टैटू को याद कर सामने वाली कोरी दीवार पर देखा। तभी दीवार पर अपने आप एक चित्र उभर आया। वो एक बड़ा सा समुद्री जहाज का टैटू था, जिसके ऊपर एक काले झंडे पर खोपड़ी का चित्र था। वेनेसा ने कहा। वेनेसा ने क्रिस से एक पेंसिल और पेपर मांगा। सभी जानते थे वेनेसा स्केच बनाने में माहिर थी। पलक झपकते ही उसने पेपर पर टैटू का हूबहू स्केच उतार लिया। रास्ते में हम लोग इसकी खूब सारी फोटोकॉपी बना लेंगे। सेफ साइड में इसकी एक तस्वीर ले लेता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने अपने मोबाइल से उसकी एक तस्वीर ले ली। फिर थोड़ी ही देर में सब लोग नीचे उतरकर हॉल में इकट्ठा हुए। क्रिस ने अशोक से पीटर के घर का पता मांगा। मैनेजर अशोक समझ चुका था, हो ना हो इन सब ने मिलकर कोई खिचड़ी तो जरूर पकाई है, मगर क्या यह वो समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए उनसे बात निकलवाने के लिए अशोक ने आगे कहा, क्रिस बाबा, पीटर के घर का एड्रेस तो मैं आपको दे दूंगा। पहले आप सब लोग मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। आप सब लोग एक साथ पीटर के घर क्यों जाना चाहते हैं? भूलिए मत, मैडम ने आपकी पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मेरा सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी को अशोक अंकल पर पूरी भरोसा था। फिर क्रिस ने विस्तार से अशोक को पूरी बात समझाई, जिसे सुन अशोक बहुत हैरान हुआ। एक आत्मा से दोस्ती, उसकी मदद करना चाहते हो, खूनी को ढूंढना है, जहाज का टैटू, यह सब क्या क्या है? आप लोगों को अंदाज़ा भी है कि इसमें कितना खतरा है? कोई कुछ जवाब देता। इससे पहले ही एक धुंधला सा साया अशोक के सामने आया। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे अशोक अंकल? क्रिस्टीना को देख अशोक के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसने अपने दाएं हाथ की शॉर्ट की स्लीव्स ठीक करते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो क्या तुम ही क्रिस्टीना हो? शिवाय ने मजाकिया लहजे में अतुल के कानों में धीरे से कहा। क्रिस्टीना की एंट्री ने अंकल की सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। तभी क्रिस ने कहा, अंकल, अब तो आपको यकीन आ गया ना? तो फिर जल्दी से हमें पीटर के घर का एड्रेस दे दीजिए प्लीज़। अशोक ने झटके से अपने मोबाइल से एक मैसेज क्रिस को भेजा और कहा, मैंने आपको मैसेज भेज दिया है। अगर आप ठीक समझे तो मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। नहीं अंकल, हम मैनेज कर लेंगे। वैसे भी अगर कोई काम रहा तो हम आपको ही कॉल करेंगे। यू डोंट वेरी, बस ग्रेनी का फ़ोन आए तो बात संभाल लेना। इतनी बात कहकर क्रिस अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। उनके साथ साथ क्रिस्टीना की आत्मा भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। इधर अशोक अपने दाएं हाथ की शॉर्ट की स्लीव को बार बार ठीक करते हुए पैराडाइज विला में इधर उधर देख रहा था। क्रिस जब अपने दोस्तों के साथ अशोक के दिए गए पते पर पहुंचा तो देखा एक बहुत ही छोटे मगर साफ सुथरे घर के आंगन में एक बूढ़ा व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठ अपने पुराने रेडियो को ठीक करने में लगा हुआ था। घर के सामने एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी है, इस बात का एहसास भी उसे नहीं हुआ था। क्रिस और उसके दोस्त कार से नीचे उतरकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए। अभी कुछ पूछते इससे पहले ही घर के अंदर से एक 30-32 वर्षीय महिला बाहर आई। एक साथ इतने लोगों को देखकर उसके माथे पर सिकन सी थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, कौन है तुम लोग? क्या मांगता है इधर से? क्रिस ने आगे बढ़कर पूछा, वो पीटर का घर यही है ना? महिला ने कहा, हाँ, पीटर इधर ही रहता है, अभी वो घर पर नहीं है। तुम लोग कौन हैं? वेनेसा ने उसका जवाब देते हुए कहा, हम लोगों को पीटर के फादर यानी जॉन अंकल से मिलना है। वह पहले पैराडाइज विला में काम करते थे ना? पैराडाइज विला का नाम सुनते ही महिला के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा, यही चे वो जॉन जो उस भूतिया विला में काम करता था, लेकिन तुम लोग क्यों पूछता? क्रिस ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। वह अभी भी अपने रेडियो के साथ लगा हुआ था। उसने एक बार भी सिर उठाकर क्रिस और उसके दोस्तों को नहीं देखा।
फिर भी क्रिस ने उनकी ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही उस विला के बारे में कुछ पूछना था। हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस कुछ ही मिनटों की बात है। जॉन अंकल, क्या आप हमें विला के मालिक अल्बर्टो फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? अब बूढ़े अंकल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया तो वह अपने दोस्तों को और सामने खड़ी महिला को देखने लगा। महिला ने कहा, वो नहीं सुनेगा, उसने अपना कान का सुनने वाला मशीन नहीं पहना है। वेट। इतना कहकर उस महिला ने उस बूढ़े व्यक्ति के कानों में मशीन लगाई और कहा, डैड, तुमसे मिलने कोई आया है, तुमसे कुछ पूछना मांगता है। उस महिला के मुंह से डैड सुनकर जैनेट ने वैनेसा से धीरे से कहा, लगता है यह पीटर की वाइफ है। शायद उसकी धीरे से कही बात भी उस महिला ने सुन ली थी। उसने कहा, यस, हम पीटर का वाइफ है, मोना। मोना की आवाज़ सुन जॉन ने अपने हाथ का काम छोड़कर ऊपर देखा। सभी बच्चों को देख उसने कहा, हम जानता था कभी न कभी उस बिल्ला से जरूर कोई आएगा हमारे पास। पूछो, क्या क्या पूछने को होता है तुम लोगों को? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मोना की ओर सभी की नज़रें अपनी ओर देख वो चुपचाप घर के अंदर लौट गई। फिर क्रिस और उसके दोस्त जॉन के आसपास घेरा बनाकर नीचे ज़मीन पर ही बैठ गए। जॉन अंकल, मेरा नाम क्रिस है, अब मैं उस विला में रहता हूँ और हम सब ने भी आपकी तरह क्रिस्टीना की मौजूदगी को महसूस किया है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। क्रिस्टीना के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, जो खुद क्रिस्टीना ने मुझे बताया है। उसके बाद सब ने एक एक करके जॉन अंकल को सारी बातें बताई, कैसे क्रिस्टीना की मौत हुई और अब कैसे वह खूनी को ढूंढने में उनकी मदद चाहती है। जॉन अंकल ने अपनी बूढ़ी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्रिस्टीना बेबी बहुत मासूम था, कोई उनके साथ ऐसा क्यों करेगा? जूडिथ साहब अपनी बेटी और बीवी से बहुत प्यार करता था, उनके साथ ऐसा नहीं होने को मांगता था। अतुल ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, जॉन अंकल, क्रिस्टीना के मौत के बाद भी आपका उस विला में आना जाना हुआ होगा ना? तो क्या आप हमें बता सकते हैं कौन कौन आया था वहाँ, और क्या आपको कभी किसी पर शक हुआ था कि कोई क्रिस्टीना के गायब होने की वजह हो सकता है? जॉन ने कुछ याद करते हुए कहा, बेबी के गायब होने के पहले सब ठीक चल रहा था। जूडी साहब के जाने का गम तो था, लेकिन माँ बेटी संभल गया था। विला को अक्सर शूटिंग के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस समय डायरेक्टर जैक डिमेलो के साथ जेनी मेमसाब का अच्छा दोस्ती था। कभी कभी शूटिंग नहीं भी रहती, फिर भी जैक डेमिले घर आते थे। क्रिस्टीना बेबी और मेमसाब के साथ अच्छा वक्त बीतता। जेनी मेमसाब कभी कभी उसके साथ बाहर भी जाता था। सब ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन बेबी गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद पुलिस का आना जाना बहुत होता था। जेनी मेमसाब बहुत टूट गया था। वह बिल्कुल अकेला रह गया था। कभी कभी उसका लेडीज फ्रेंड मिलने को आता और वह फिल्म डायरेक्टर जैक डिमेलो भी आता था। पहले की तरह ही वह शूटिंग के लिए विला मांगता था, लेकिन जेनी मेमसाब बहुत अपसेट रहता था तो उसको मना कर देता था। बेबी के खो जाने के बाद एक शाम वह जैक डिमेलो जेनी मेमसाब को मिलने आया। उनका क्या बात हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम उनके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर गया तो देखा जेनी मेमसाब जैक डिमेलो से झगड़ा करता था। वह कुछ विला को लेकर बड़बड़ाया था, लेकिन हमको कुछ समझा नहीं आया। उसके बाद उन्होंने अपनी फिशिंग कंपनी बेच दिया था। उनका गुजारा ऐसे ही चल रहा था। धीरे धीरे उनका तबीयत बिगड़ रहा था। वह कहता था, बुरे सपने आते हैं, क्रिस्टीना बेबी बुलाता है और ऐसा ही कुछ। हमने एक बार सुना था उसका एक फ्रेंड, क्या नाम था उसका, हाँ, जास्मिन मेमसाब उसको बोला, यह विला उसको क्रिस्टीना की याद दिलाता है तो इसको छोड़ देना चाहिए। फिर जेनी मेमसाब उसके साथ जाकर रहने लगा। कुछ दिनों तक विला बंद पड़ा रहा। क्रिस्टीना बेबी को बहुत ढूंढा गया, मगर वह नहीं मिली। पुलिस ने सबसे पूछताछ भी किया, जिसमें विला का चौकीदार में
डीमेलो, जैस्मीन मैम साहब सब शामिल था, लेकिन कुछ ना हो सका। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। बाद में एक दिन जेनी मैम साहब ने यह विला बेच दिया। हमको पता चला वो डायरेक्टर डीमेलो का कोई पहचान वाला ही विला खरीदा। हमको रुकने को बोला वो, लेकिन हम नहीं माना कर दिया। इतना ही पता है हमको, और कुछ पूछने को मांगता है तो पूछो, जॉन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। तभी सिवायन ने उससे पूछा, जॉन अंकल, क्या आप बता सकते हैं यह जो जैस्मीन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वह कहाँ रहती है? नहीं, अभी वो कहाँ है हमें नहीं जानता, लेकिन जेनी मैम साहब जब उसके साथ रहने को गया था वह जगह हमको मालूम है। अभी इतने सालों बाद वह वहाँ रहता है या नहीं हम नहीं जानता, जॉन ने जवाब दिया। और यह जेफ डीमेलो वह कहाँ रहता है? अतुल ने पूछा। जॉन ने कहा, हमको उसका एड्रेस नहीं मालूम, मगर वो तो बहुत फेमस आदमी था गोवा का, तुम ढूंढ सकता है उसको। क्रिस ने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, ही इज़ राइट, उसके बारे में पता लगाना मुश्किल नहीं है। अंकल, आप हमें जैस्मीन का एड्रेस दे सकते हैं? जॉन ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप उठा और घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक बहुत पुरानी डायरी थी जिसमें जैस्मीन का एड्रेस लिखा हुआ था। सिवाया ने अपने मोबाइल से उस पन्ने का फ़ोटो ले लिया। फिर उसने अपने मोबाइल में से टैटू की तस्वीर जॉन को दिखाते हुए पूछा, अंकल, क्या आपने इस टैटू को कहीं देखा है, जैसे किसी के हाथ पर, पैर पर या फिर कहीं भी? जॉन ने गौर से उसे देखा, लेकिन उसने बिना कुछ कहे ना में गर्दन हिला दी। क्रिस और उसके दोस्त उसको जॉन से जो भी जानकारी चाहिए थी वो मिल चुकी थी। उन्होंने जॉन अंकल से विदा ली और अपने कार की ओर बढ़ गए। जॉन उनको जाते जाते देख रहा था, तभी उसे उन सबके पास एक धुंध सी नजर आई। धुंध के साथ एक धुंधली सी परछाई। उसने देखा, वो तो क्रिस्टीना थी जो उसकी ओर देख मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी है और ये सच्ची है। इसको लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसी ही कहानी मेरे चैनल पे बहुत सारी पड़ी है। तो आगे की कहानी में ये देखिए, जॉन के घर से वापस लौटते हुए कार में सामने की सीट पर बैठे अतुल ने कहा, जॉन अंकल से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी है, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि यह नाम जो आज हमें पता चले हैं, जैसे कि जेफ डीमेलो, जैस्मीन, इन दोनों से तो उस समय की पुलिस ने भी अच्छी तरह पूछताछ की होगी। और ऊपर से यह डीमेलो तो हाई प्रोफाइल व्यक्ति मालूम पड़ता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यह लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। सिवाय ने उसकी बात सुन कहा, बात तुमने ठीक कही, लेकिन कई बार ऐसे हाई प्रोफाइल लोग पुलिस को भी खरीद लेते हैं और पूरा के पूरा केस ही बंद करवा देते हैं। तुम तो जानते हो ना, मेरे डैड इंस्पेक्टर हैं, उनका भी कई बार ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है, मगर वो तो अपने वसूलों के पक्के हैं। सिवाय सही कह रहा है, हमें हर पहलू से सोचना चाहिए, क्रिस ने कहा। तभी वेनेसा कहा, वैसे क्रिस्टीना के मुताबिक उसकी किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा भी नहीं थी, फिर कोई वजह भी नहीं थी। फिर कोई तो वजह होनी चाहिए ना किसी की जान लेने के लिए। पता है मैं क्या सोच रही थी, काश उस समय कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होता विला में, तो पुलिस भी 2 मिनट में सॉल्व कर लेती इस केस को। लेकिन यह 11 साल पहले की बात है, जेनेट ने कहा। उसकी बात सुन सिवाया ने कहा, माना कि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं अपने डैड से भी इस केस के बारे में बात करूंगा, हो सकता है वो इसके बारे में कुछ जानते हों। वैसे एक और बात मेरे दिमाग में घूम रही है, मगर मैं डरती हूँ कहीं क्रिस्टीना की आत्मा सुन लेगी तो बुरा मान जाएगी। जेनेट ने सबकी ओर देखा, कहा, कौन सी बात? वेनेसा ने पूछा। जॉन अंकल ने कहा कि क्रिस्टीना की मॉम यानी जेनी आंटी चाहकर भी यह विला बेचने का सोच नहीं सकती थी, क्योंकि यह विला क्रिस्टीना के नाम था। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल लोग प्रॉपर्टी के लिए भी किसी की भी जान ले सकते हैं।
चाहे वो आपकी बेटी भी क्यों ना हो। तो और फिर तुमने सुना नहीं, क्रिस्टीना के गायब होने के बाद जेनी आंटी खुद भी इस विला में रहने से डरती थी। कहीं और जाकर रहने की क्या वजह हो सकती है? जेनेट ने अपने मन की बात कही। क्रिस ने उससे कहा, जेनेट मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। मौका मिलते ही मैं क्रिस्टीना से इस बारे में बात करूँगा। इस तरह वो लोग बातें करते हुए पैराडाइज विला पहुँचे। तभी अतुल ने कहा, यार आज तो ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। देखो शाम भी हो गई। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अब हमें घर चलना चाहिए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कल हो जाएगी। उसकी बात सुन क्रिस ने कहा, डोंट वेरी फ्रेंड्स, पहले सब लोग अंदर चलो। मैंने अशोक अंकल से कह दिया खाना रेडी ही होगा। अब तुम लोग डिनर करके ही घर जाना। थैंक्स यार, इतनी भूख लगी है कि मैं तो घर तक भी नहीं जा पाऊँगा। उसके पहले ही बेहोश हो जाऊँगा, शिवाया ने मजाक में कहा। ओह, चालू हो गई इसकी ओवर एक्टिंग, जेनेट ने उसी टांग के खींचते हुए कहा। तभी वेनेसा ने सबकी ध्यान अपनी ओर करते हुए कहा, गाइस यह सब तो ठीक है, मगर क्या किसी को होश है कि कल क्रिसमस ईव है? तुम लोगों को पता है ना, हर साल 24 दिसंबर की शाम मेरे परिवार के साथ होना कितना कंपल्सरी होता है। इस फैमिली गैदरिंग पार्टी को मैं टाल नहीं सकती। फिर मेरी मॉम ने इस बार की पार्टी की बहुत सी तैयारियां की है। इस बार बाहर के कुछ फ्रेंड्स भी आएंगे घर पर। कल तो मेरा तुम लोगों से मिलना मुश्किल है। कल तो ठीक है, वी विल मैनेज, लेकिन याद है ना क्रिसमस हम सब एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। और फिर इस बार तो एक स्पेशल मेहमान भी हमारे साथ है, क्रिस ने कहा। अतुल ने हैरान होते हुए पूछा, कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? क्रिस ने उसकी ओर देखा और कहा, कैसे भूल सकते हो तुम लोग? क्रिस्टीना, मैं क्रिस्टीना की बात कर रहा हूँ। शिवाय ने सबकी ओर देखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, हाँ हाँ सही कहा तुमने, वाकई में बहुत स्पेशल रहेगा यह। और फिर ऐसा क्रिसमस तो पहली बार ही मनेगा। इंसान आत्मा सब मिलजुल कर गाएंगे जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल। तभी जेनेट ने धीरे से जाकर पीछे से शिवाय के कंधे पर हाथ रखा, जिसे महसूस करते ही वह चीख उठा, क्रिस्टीना, आय हाय, आई एम सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था, हम तो दोस्त बन गए थे ना। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देख सब लोग ठहाके लगाते हुए विला की ओर बढ़ने लगे। शिवाय को यह समझने में 2 मिनट लगे कि जेनेट ने उसके साथ मजाक किया था। सबको अंदर जाता देख भी विला के अंदर चला गया। यूं ही हंसी मजाक करते हुए सब लोग विला के अंदर पहुंचे। क्रिस के कहने पर जल्दी ही सबके लिए खाने का इंतजाम किया गया। थोड़ी ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का लुत्फ उठाने लगे। सभी के जिद करने पर अशोक भी उन सबके साथ खाना बैठ गया। अशोक अंकल, ग्रैनी की कोई खबर? क्रिस ने पूछा। क्रिस बाबा, मैं आपसे उसी बारे में करने वाला था। मैडम से बात हुई थी, वो 2 दिन बाद गोवा लौटेंगी, लेकिन उन्होंने इस बात का अफसोस जताया है कि वह आपके साथ इस बार क्रिसमस नहीं मना पाएंगी। अशोक ने जवाब दिया। क्रिस ने कहा, ग्रैनी ऐसी ही हैं, उनके लिए काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही खाना खाते हुए उन सभी की बातें चल रही थी, तभी अचानक क्रिस के गले में कुछ अटक सा गया और वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। उसे परेशानी में देख वेनेसा अपनी जगह से उठी और पानी का गिलास उसे देते हुए पूछने लगी, क्या हुआ क्रिस? आराम से, लो पानी पी लो। फिर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ घुमाते हुए उसने आगे पूछा, आर यू ऑल राइट नाउ? हाँ वेनेसा, मैं ठीक हूँ। तुम खाने पर से क्यों उठ गई? आई एम फाइन नाउ, तुम फिक्र मत करो। उन दोनों को यूं एक साथ देख शिवाय ने अपने ही अंदाज में जेनेट से पूछा, यह वेनेसा आजकल क्रिस का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रही है, आखिर बात क्या है? तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो वेनेसा के यहाँ ही पड़ी रहती हो आधे से ज़्यादा टाइम। जेनेट ने टेबल के नीचे से अपने पाँव से शिवाय के पाँव को एक झटका सा दिया और कहा, मैं कहीं भी पड़ी रहूं, तुम्हें इससे क्या? और उन दोनों के बीच क्या बात है, यह तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते?
कि मेरे से पूछ रहे हो? इधर उधर की बातों के साथ सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का मजा ले रहे थे। अशोक, क्रिस और अतुल यह तीनों जॉन से मिली जानकारी के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं जेनेट, शिवाय और वेनेसा हंसी मजाक में व्यस्त थे। तभी खाते हुए अचानक मैनेजर अशोक के हाथ से उसका खाने का चम्मच नीचे ज़मीन पर गिर गया। आई एम सॉरी कहते हुए उसने चम्मच उठाने के लिए नीचे हाथ बढ़ाया। तभी अतुल की नज़र अशोक के शर्ट की स्लीव पर पड़ी। स्लीव के नीचे उसे एक टैटू नजर आया, जिसे देख अतुल के रोंगटे खड़े हो गए। वैसे शर्ट की स्लीव के नीचे ढके हुए उस टैटू को अतुल ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन न जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह टैटू। तो तभी उसे उस टैटू की याद आई जो क्रिस्टीना ने सबको क्रिस के कमरे के दीवार पर दिखाया था। अशोक डाइनिंग टेबल के नीचे से चम्मच उठाकर अपनी प्लेट में रख ही रहा था कि उसे आभास हुआ कि अतुल उसकी ओर ही देख रहा था। जब उसने अतुल की ओर देखा तो वह उसके हाथ की तरफ ही देख रहा था। फिर अशोक ने अपनी स्लीव ठीक करते हुए क्रिस से कहा, क्रिस बाबा, मेरा खाना हो चुका है, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगर कोई भी काम हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। अशोक के वहाँ से जाते ही क्रिस ने अतुल की ओर देखा। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे किसी बात से में उलझा देख उसने पूछा, क्या बात है अतुल, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या? अतुल ने अशोक के कमरे की ओर देखा, कहा, बताता हूँ, वेट, पहले डिनर ख़त्म कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में डिनर ख़त्म कर सभी हॉल में सोफे पर बैठे थे। अतुल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अभी कुछ देर पहले इसी विला में एक टैटू देखा है जो कुछ उसी टैटू से लग रहा है जो क्रिस्टीना ने हमें दिखाया था। मैं नहीं जानता जो कुछ मैंने देखा उसका संबंध क्रिस्टीना से है या नहीं, लेकिन मैं इतना तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो एक जहाज की ही टैटू था। उसकी बात सुन शिवाय ने कहा, यह तुम पहेलिया में बात करना छोड़ो, सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहते हो। हमारे अलावा कौन है इस विला में? कहाँ और किसके हाथ पर देखा तुमने वह टैटू? वेनेसा ने भी उत्सुकता से कहा, शिवाय सही कह रहा है, कौन हो सकता है वो, जल्दी बताओ। अशोक अंकल, अतुल ने जवाब दिया। अशोक अंकल, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्रिस ने कहा, मेरा यकीन करो, तुम लोग माना कि मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन वो जहाज ही था, यह बात पक्की है। अतुल ने बड़े ही यकीन से कहा, अगर ऐसा है तो हम अशोक अंकल से सीधे सीधे उस टैटू के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे क्रिस, अभी तुमने कहा वो कई सालों से तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या तुमने कभी उनके हाथों पर ऐसा टैटू नहीं देखा? जेनेट ने पूछा। क्रिस ने कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, या यूँ कह सकते हैं कि कभी ध्यान ही नहीं दिया इन बातों पर। तो फिर देर किस बात की है? अभी अंकल के रूम में चलते हैं और सारी बातें वहीं क्लियर हो जाएगी, शिवाय ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तभी वेनेसा ने उसे रोकते हुए कहा, वेट, मुझे लगता है अगर क्रिस अकेले जाकर अंकल से बात करे तो ठीक रहेगा। क्रिस उसकी बात से सहमत था। उसने कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा। अभी हॉल में बैठे सब लोग टैटू के बारे में बातें ही कर रहे थे कि अचानक से पूरा विला एक भयानक चीख से गूंज उठा। पल भर के लिए कोई कुछ समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। ओह माय गॉड गाइस, क्रिस्टीना, लगता है क्रिस्टीना ने हमारी सारी बातें सुन ली। वेनेसा ने सबकी ओर देखकर कहा, सही कहा, यह तो अशोक अंकल की चीख है, जल्दी चलो। इतना कहकर क्रिस उसके कमरे की ओर भागा। सभी तेजी से भागते हुए अशोक के कमरे में पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही अंदर का नज़ारा देख सभी हैरान थे। अशोक अंकल नीचे ज़मीन पर पड़े थे। वह काफ़ी डरे हुए और बहुत सहमे ऊपर छत की ओर देख रहे थे। सभी ने ऊपर देखा। हवा में तैरती क्रिस्टीना ने अपनी भयानक रूप धारण कर रखा था। उससे देखते ही जेनेट की चीख निकल पड़ी। क्रिस दौड़ता हुआ अशोक अंकल के पास गया। वो ठीक थे, बस क्रिस्टीना को देख डर गए थे। क्रिस्टीना की रूह ने दिल दहला देने वाली आवाज़ में कहा, हट जाओ क्रिस, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। जब तक इस आदमी को मार कर इसका खून नहीं पी लेती मुझे चैन नहीं आएगा।
तभी क्रिस ने उसकी ओर देखा और कहा, क्रिस्टीना, क्रिस्टीना मेरी बात सुनो, पहले शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें इंसाफ दिलाने की ठानी है ना, तो मेरा यकीन करो, अगर अशोक अंकल वाकई में गुनहगार हैं तो मैं खुद उन्हें तुमको सौंप दूंगा। लेकिन एक बार मुझे उनकी बात करने दो, प्लीज़ उनसे बात करने दो। क्रिस्टीना हवा में तैरती वो रूह अपने आप को किसी भी तरह शांत नहीं कर पा रही थी। फिर भी क्रिस की बातों ने जैसे उसे पल भर के लिए रोक लिया था। क्रिस ने अशोक को झंझोरते हुए पूछा, अशोक अंकल सच बताइए, क्या आपके हाथ पर कोई टैटू बना है? क्या आपका क्रिस्टीना के मौत के पीछे कोई लेना देना है? बोलिए अंकल, बोलिए जल्दी। अशोक ने अपने आप को संभाला और बिना कुछ कहे अपने शॉर्ट की स्लीव को ऊपर करते हुए अपने दाहिने हाथ पर बना टैटू क्रिस को दिखाया। एक नज़र में देखा जाए तो वह टैटू बिल्कुल उसी के जैसा था जैसा क्रिस्टीना ने बताया था। टैटू को देखते ही वेनेसा दौड़कर अशोक अंकल के पास आई। उसने गौर से उस टैटू को निहारा और कहा, दोस्तों यह वही टैटू है। यह वह टैटू नहीं है, ये दूसरा है। देखो मैच करो। क्या तुम्हें यकीन है? क्रिस ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने अपने हाथों से उसका स्केच बनाया था। चाहे तो तुम कंफर्म कर लो। जो स्केच मैंने बनाया था उसमें जहाज के ऊपर एक काले झंडे पर खोपड़ी का चित्र बना था। अंकल के टैटू में वह काला झंडा तो है, लेकिन उसके ऊपर AK इंसिलियस लिखे हैं ना, कि कोई खोपड़ी का चित्र। शिवाय ने आगे बढ़कर अपना मोबाइल निकाला और उसमें की टैटू तस्वीर से देखी। वेनेसा की बात सच थी। शी इज राइट, यह देखो। क्रिस ने भी जब उस तस्वीर को देखा तो उसे भी दोनों टैटूज में फर्क नजर आया। उसने क्रिस्टीना की ओर देखते हुए कहा, क्रिस्टीना चाहो तो तुम भी आकर देख सकती हो, यह वह टैटू नहीं है। अपने भयावह रूप को त्याग क्रिस्टीना अपने सादे रूप में आ चुकी थी। उसकी रूह हवा में तैरती हुई अशोक अंकल के पास आई। उसने उनके हाथ पर बने उस टैटू को देखा, फिर क्रिस की ओर देखा। उसकी आंखें डबडबा गई थी। 2 पल पहले किसी खतरनाक चुड़ैल की तरह दिखने वाली वो अभी किसी मासूम बच्ची सी नजर आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलकने को थे, लेकिन कोई कुछ कहता सुनता उससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो गई। उसके अदृश्य होते ही क्रिस ने कहा, क्रिस्टीना रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन उसकी कही हुई बात सुनने के लिए शायद क्रिस्टीना की आत्मा वहाँ मौजूद नहीं थी। अतुल और शिवाय ने मिलकर अशोक अंकल को उठाया और बिस्तर पर बिठाया। उनके बैठते ही क्रिस ने मुड़कर उनसे पूछा, अंकल यह टैटू कहाँ से आया? आखिर यह क्या चक्कर है और आप क्यों इसे अब तक छिपाते रहे? तो दोस्तों, यह टैटू के बारे में आप लोग जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। क्रिस के पूछे गए हर सवाल का जवाब अशोक के पास था। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, जब पहली बार तुम लोगों ने मुझे क्रिस्टीना की मौजूदगी और उस टैटू के बारे में बताया था, उसी दिन से मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। मुझे उस रूह का सामना करना ही पड़ेगा और यही वजह थी कि बेकसूर होते हुए भी मैं अपने हाथ पर बने इस जहाज के चित्र को छुपा रहा था। मगर यह कमाल की बात है कि इससे पहले मैंने कभी आपके हाथ पर इसे नहीं देखा, क्रिस ने कहा। अशोक ने उसकी ओर देखा, कहा, इसमें हैरानी की कोई बात ही नहीं है। दरअसल यह टैटू मैंने पिछले महीने ही बनवाया है और शायद इसीलिए आपकी कभी इस पर नज़र नहीं पड़ी। बात ऐसी है कि पिछले महीने मेरे भांजे ने यहाँ गोवा में एक नया टैटू पार्लर खोला है। मैं उससे मिलने और उसे बधाई देने उसके इस पार्लर में गया था। मैंने अपने भांजे को उपहार स्वरूप कुछ देना चाहा, लेकिन उसे मना कर दिया। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं उसका सबसे पहला ग्राहक बनूं। मैंने उससे लाख समझाया, मैं टैटू बनवाने की शौकीन नहीं हूँ, मुझसे यह नहीं होगा, मगर वो माना ही नहीं। फिर उसकी ही जिद पर यह मैं टैटू बनवाने के लिए मान गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके रूप में मैं एक मुसीबत मोल ले रहा था। जब आप लोगों ने मुझे बताया कि क्रिस्टीना के कातिल तक पहुंचने की एकमात्र कड़ी यही टैटू है, तो मैं और भी डर गया था। मेरे पास इसे छिपाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, बस इसीलिए इसे छिपाता रहा। अशोक की बात सुन सभी कुछ देर शांत हो गए, जैसे हर कोई कुछ न कुछ सोच रहा था।
तभी अतुल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज के इस वाक़ये से एक बात तो समझ में आ गई, और वो यह है कि हमें अपनी तफ्तीश को रुख बदलने की ज़रूरत है। वेनेसा ने पूछा, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक टैटू के जोर पर हम कातिल को नहीं ढूंढ सकते, हमें कुछ और भी सबूत ढूंढने पड़ेंगे। उसकी बात सुन शिवाय ने कहा, मैं अतुल की बात समझ रहा हूँ। जरा सोचो, गोवा में कितने सारे टैटू पार्लर्स हैं, हर रोज़ कितने ही लोग टैटू बनवाते होंगे, और फिर यह समुद्री जहाज वाला टैटू तो काफ़ी फेमस है, इसे तो कितने ही लोगों ने बनवाया होगा। ऐसे में कातिल को सिर्फ इससे पहचानना ज़रा मुश्किल है। बिल्कुल सही। यह तो अच्छा हुआ कि हम लोग सब अशोक अंकल के पास ही थे और हमने उन्हें वक्त रहते बचा लिया, मगर हर बार ऐसा होना मुश्किल है। ऐसे तो कोई बेगुनाह बेमौत मारा जाएगा, अतुल ने कहा। शिवाय ने भी उसका साथ दिया, और ऐसा ना हो इसके लिए हमें कोई ना कोई और सबूत भी ढूंढने ही पड़ेंगे। तभी जेनेट ने उसकी ओर देखा और पूछा, मगर हमें और सबूत मिलेंगे कहाँ से? यहाँ तो इतनी पुरानी वारदात है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही है। हाँ, मगर एक बात तो हो सकती है, अगर हम जान लें कि क्रिस्टीना की मौत की वजह क्या थी तो शायद कोई सिरा हाथ लग जाए। आगे वेनेसा ने कहा, क्रिस, मेरे ख्याल से तुम्हें क्रिस्टीना से एक बार फिर बात करनी होगी। अब वही हमें कोई ना कोई सुराग ढूंढने में मदद कर सकती है। आई नो वेनेसा, मैं खुद भी यह सोच रहा था। मुझे उसे उसके माँ के बारे में भी बहुत कुछ सारी बातें पूछनी है, लेकिन तुम लोगों ने देखा ना, अशोक अंकल के वाक़ये से वह भी काफ़ी दुखी हो गई है। खैर, जो भी हो, देर से ही सही कोई ना कोई रास्ता हमें ढूंढना ही पड़ेगा। थैंक गॉड कि अशोक अंकल ने अपने टैटू में अपने नाम के इनिशियल्स का इस्तेमाल करवाया, जिससे हम फर्क समझ पाएँ और उनकी जान बच गई, वरना आज यहाँ बहुत कुछ बुरा हो सकता था, क्रिस ने कहा। बातों में जेनेट ने अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के 10 बज चुके थे। उसने कहा, यार, इट्स 10 o'clock ऑलरेडी। आज तो पूरा दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। सॉरी गाइस, लेकिन मुझे अब घर जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी, वेनेसा ने कहा। ओके दोस्तों, मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वह तुम सबको घर छोड़ आएगा। कल मिलते हैं, क्रिस ने उन दोनों को देख कहा। कल मैं नहीं मिल पाऊँगी, वजह मैं बता चुकी हूँ। मॉम को अपसेट नहीं करना चाहती। बट यू ऑल कंटिन्यू, और आगे कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैं जेनेट के कनेक्ट में रहूँगी। ओके क्रिस, प्लीज़ टेक केयर। अब हम सब चलते हैं। अशोक अंकल, अब आप भी रेस्ट कर लीजिए, और अब आपको अपना टैटू छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेनेसा की बात सुन अशोक के साथ साथ बाकी सब लोगों के चेहरे पर भी सुकून की एक मुस्कान आ गई। विला से बाहर निकलते हुए वेनेसा ने जेनेट को एक तरफ ले जाते हुए कहा, जेनी, मैं कल तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी, लेकिन तुम लोग प्लीज़ क्रिस का ध्यान रखना। ख्याल रखना कि वह किसी भी बड़ी मुसीबत में ना पड़े। उसकी बात सुन जेनेट ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम अपने दिल की बात उसे कब बताने वाली हो? क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? वो एक रूह से दिल लगाए बैठा है। उसके ऊपर एक आत्मा के प्यार का भूत सवार है। वेनेसा ने उससे कहा, सेट अप, फिजूल बात मत करो, यह सही वक्त नहीं है उसे अपनी दिल की बात कहने का। वैसे भी क्रिस्टीना वाले बात का मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे ही उसका कातिल पकड़ा जाएगा उसकी रूह को शांति मिल जाएगी और उसे इस जहान से मुक्ति मिल जाएगी। क्रिस चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और वह यहाँ से नहीं गई तो? जेनेट ने पूछा। ऐसा नहीं होगा, वो एक अच्छी आत्मा है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। वेनेसा की बात सुन जेनेट ने कहा, ओके, देखते हैं क्या होता है, अभी तो चलो घर, बहुत देर हो गई है। उसके बाद वह चारों ड्राइवर के साथ क्रिस की गाड़ी में बैठ पैराडाइज विला से अपने अपने घर चले गए। और दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद पता चलेगा कि क्रिस्टीना का गुनहगार कौन है और क्या क्रिस्टीना क्रिस को छोड़ के जाएगी या नहीं। मतलब ये सब सस्पेंस वाली बातें हैं और बिल्कुल सच है। आगे की कहानी में हम सब बताएंगे।
तब तक वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।